हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम होमगार्ड की सीरीज में नेक्स्ट सेट देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या ब्रिटेन? तो भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से, और ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। ये भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक की इसका उल्लेख है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था भी यहीं से ली गई है। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या याद रखेंगे कि जो आपातकाल के प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। ये भाग 18 में दिया गया है, आर्टिकल 352 से 360 तक का दिया गया है ना। और इसमें क्या होता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। 1921 के एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जो मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में केंद्रित था? बाबा रामचंद्र, मदारी पासी, सहजानंद सरस्वती या इंदुलाल याज्ञिक? एका आंदोलन, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि एका आंदोलन हुआ कब था, तो एका आंदोलन 1921 में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। कहाँ पे? मुख्यतः जो अवध क्षेत्र में केंद्रित था उसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिले के किसानों द्वारा उच्च लगान के विरोध में चलाया गया था। ये आंदोलन अहिंसक असहयोग आंदोलन से अलग होकर ये उग्र हो गया था, जिसके मुख्य नेता मदारी पासी थे। और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान की दर को कम करना और ठेकेदारों द्वारा शोषण को रोकना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5, 10, 15 या 20? तो इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं 15, जिसमें में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनको हम परमानेंट भी बोलते हैं, P5, वो कौन कौन से हैं? तो यूएसए है, ठीक है, यूके है, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। इसको याद कर लीजिए आप। और इन जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो की शक्ति होती है, ठीक है, जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। और अगर इन 5 सदस्यों में से किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, वो प्रस्ताव वहीं का वहीं रद्द हो जाएगा। तो ये इनकी स्पेशल पावर होती है, वीटो पावर, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अगलेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी के विकास के लिए सहयोग किया? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स या मेडागास्कर? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अगलेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी के विकास के लिए सहयोग किया है? यह है मॉरिशस। हिंद महासागर में रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत ने मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। यह सहयोग भारत की सागर पहल का हिस्सा है। और सागर पहल है क्या? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, कौन से रीजन की बात हो रही है यहाँ पे? हिंद महासागर रीजन की बात हो रही है। और इस परियोजना से समुद्री सुरक्षा, निगरानी और आपदा प्रबंधन क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1962, 1965 या 1971? तो बीएसएफ का गठन हुआ था 1965 में। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। इसकी स्थापना भारत पाक युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई थी। ये मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा करता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मेनली भारत और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा करता है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी अकबर ने। ठीक है, ये कैसी व्यवस्था थी? ये एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी। ये मनसबदारी प्रणाली मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी। यह सैन्य और नागरिक प्रशासन की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली थी, जिसमें पद और वेतन निर्धारित रहते थे। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसमें जात और सवार दो सबसे महत्वपूर्ण पद होते थे, जो कि किसी भी अधिकारी की स्थिति को दर्शाते थे या उनकी पावर को दर्शाते थे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जात और सवार, ये 2 पद मनसबदारी प्रणाली में महत्वपूर्ण होते थे। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस उद्देश्य से पहले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसमें उससे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक, और ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1951 में किया गया था। और इससे क्या जोड़ा गया था? इससे जोड़ा गया था भूमि सुधार कानूनों को
न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भूमि सुधारों को सुचारू बनाने के लिए जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य था कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालती चुनौती से सुरक्षित करना या सुरक्षा प्रदान करना। आईआर कोहलो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। पहले जो भूमि के कानून बनाए गए थे, इसके तहत जो प्रावधान किए गए थे, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं आते थे, लेकिन फिर बाद में ये प्रावधान कर दिया गया कि अब भूमि से रिलेटेड भी जितने कानून बनाए जाएंगे, भूमि सुधार से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाएंगे, उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक, लेकिन पहले क्या था कि नहीं किया जा सकता था, और इसी प्रावधान को पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, गुरुग्राम, अबू धाबी या जिनेवा? तो आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम में ही है। ठीक है, भारत में ही है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। कब किया था? 2015 में किया था। किस सम्मेलन में किया था? पेरिस सम्मेलन में किया था। ठीक, पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में किया था, आप ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल नदी विवाद किन राज्यों के बीच में है? केरल और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र और तमिलनाडु, केरल और आंध्र। तो ये विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में 1 सदी से भी ज्यादा पुराना ये विवाद है। इस विवाद में केरल और पुद्दुचेरी भी पक्षकार के रूप में सम्मिलित हैं, और नदी के पानी के बंटवारे के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए। ठीक, इसमें मेनली आप ये याद रखिएगा कि कौन से राज्यों के बीच हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी, ये 4 राज्य इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो यह है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। सीबीआई कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए। इससे दिल्ली विशेष सुरक्षा स्थापना नियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं, और ये प्रश्न पीसीएस के प्री में भी पूछा जा चुका है ना? तो ये महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और विशेष मामलों की जांच करती है। ड्रेक पैसेज किन 2 जल निकायों को भौगोलिक रूप से जोड़ने के लिए जाना जाता है? ड्रेक पैसेज किन 2 निकायों को भौगोलिक रूप से जोड़ने के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। यह दुनिया के सबसे अशांत और खतरनाक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। ये भौगोलिक रूप से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ड्रेक पैसेज अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है? 80 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 85 डिग्री ईस्ट या 90 डिग्री ईस्ट? तो भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, नैनी, प्रयागराज से होकर गुजरती है। यह समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये पूछ सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है या कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत और किन देशों के बीच मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सी नदी पे? फेनी नदी पे, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ये पुल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को चटगांव बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को बेहतर करना और उसको बढ़ावा देना। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा।
राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सदन स्थायी होता है, तो वो क्या होगा, राज्यसभा। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भारत में फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। सरकारी बजट और आयकर आकलन इसी अवधि के आधार पर तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ठीक, क्योंकि सरकारी बजट और आयकर आकलन इसी अवधि के आधार पर तैयार किया जाता है। इस प्रणाली को औपनिवेशिक काल से ही अपनाया गया है जो कृषि और मॉनसून चक्र से मेल खाता है। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसरत मोहानी ने। ये नारा मूल रूप से 1921 में उर्दू कवि और क्रांतिकारी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। शहीद भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य घोष बनाया। भगत सिंह ने पहली बार 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के दौरान इसे जोर से बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का रेणुकूट या सोनभद्र जिला किस विशिष्ट उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम उद्योग या रेशम बुनाई? आप भी अपने उत्तर कमेंट में बताते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप वो भूलेंगे नहीं कभी। रेणुकूट जिला प्रसिद्ध है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। देखिए, रेणुकूट में हिंडाल्को का प्रमुख संयंत्र स्थित है जो एशिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। इस स्थान का चयन रियन बांध से प्रचुर जल विद्युत की उपलब्धता और बॉक्साइट की निकटता के कारण किया गया था। मतलब इस जगह को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये रिहंद बांध के पास है जिससे कि जल की आबाद आपूर्ति होती रहेगी और बॉक्साइट की भी उपलब्धता थी, इस वजह से इस स्थान को चुना गया और यह क्षेत्र सोनभद्र जिले के औद्योगिक विकास की धुरी माना जाता है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? पैरामिलिट्री फोर्स भारत का सबसे पुराना कौन सा है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल या सीआईएसएफ? तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। असम राइफल्स को क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। यह बल भारत म्यांमार की सीमा की सुरक्षा और पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम पेमेंट बैंक कौन सा है? पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिनो? भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जनवरी 2017 में अपनी सेवाएं शुरू की थी, जो भारत का पहला पेमेंट बैंक बना था। पेमेंट बैंक अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये ऋण या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, है ना। ये महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखेंगे कि पेमेंट बैंक अधिकतम 2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, लेकिन ये लोन नहीं देता है और ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है और छोटे व्यापारिक लेन देन को डिजिटल बनाना है। ये आप याद रखेंगे। क्या क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या काबुल? इनका मकबरा स्थित है लाहौर में। ठीक, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर शहर के शाहदारा नामक स्थान पर है। जहांगीर इकलौता मुगल बादशाह था जिसका मकबरा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर के बेटे शाहजहां ने अपनी सौतेली मां नूरजहां की देखरेख में करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? रियाद, दुबई, वियना या कुवैत सिटी? ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह संगठन तेल की कीमतों को स्थिर रखने और सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 आइज खुफिया गठबंधन में शामिल देशों का सही समूह कौन सा है? 5 आइज खुफिया गठबंधन में शामिल देशों का सही समूह कौन सा है? यह है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये एक बहुपक्षीय खुफिया साझाकार
साझाकरण समझौता है जिसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सहयोग में है। इसमें 5 अंग्रेजी भाषी देश शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये गठबंधन वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाओं को आपस में साझा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसके देश याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं 5 इसमें? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और ये सभी कैसे देश हैं? ये सारे देश विकसित देश है। पेनिसिलिन किस वर्ग से संबंधित है? जीवाणु, विषाणु, एंटीबायोटिक या प्रोटोजोआ? तो ये संबंधित है एंटीबायोटिक से। पेनिसिलिन दुनिया का पहला प्रभावी एंटीबायोटिक था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन कि दुनिया का पहला महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक कौन सा था? तो वो पेनिसिलिन था, जो संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसकी खोज किसने करी थी? ये भी पूछता है आपसे। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से की थी। और ये भी पूछता है आपसे, किससे की थी? एक कवक से की थी, ये ध्यान रखेंगे। क्या नाम था उस कवक का? पेनिसिलियम नोटेटम नाम था इसका। कब इसकी खोज की थी? 1928 में करी थी। किसने खोज की थी इसकी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। इस दवा ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों की जान बचाई। आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण जो अक्सर समाचारों में रहता है, किससे संबंधित है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, किससे संबंधित है? यह बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कर चोरी करने की रणनीति से। ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। BEPS उन कर नियोजन रणनीति को संदर्भित करता है जहां कंपनियां लाभ को कम या शून्य करके देशों में स्थानांतरित कर देती हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनियां क्या करती हैं, जहां पर प्रॉफिट पे बिल्कुल 0 टैक्स देना होता है, ये लोग वहां पे दिखा देती हैं अपनी कंपनियां। इसका उद्देश्य न्याय संगत कराधान सुनिश्चित करना है और कर चोरी की संभावनाओं को कम करना है। OECD और G20 देश इस मुद्दे के समाधान के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित प्रणाली वह प्रणाली है जहां सरकार यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्यमी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। भारत ने आजादी के बाद 1948 की औद्योगिक नीति के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। औद्योगिक नीति 1948 के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसमें जन कल्याण के लिए सरकार और आर्थिक वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका संतुलित रखी गई है ना, कि जन कल्याण के, जाहिर सी बात है जन कल्याण के ज्यादातर काम सरकार करेगी क्योंकि निजी क्षेत्र तो अपना मुनाफा देखती है। लेकिन किसी भी देश के विकास के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूंजी नहीं होगी तो पूंजी निर्माण कैसे होगा, है ना। और इतना भी पूंजी निर्माण नहीं होना चाहिए कि जो गरीब वर्ग है या जो असक्षम वर्ग है वो कुछ कर ना पाए, तो उसकी मदद करने के लिए सरकार रहती है और बढ़ावा देने के लिए कौन सा वर्ग होता है? पूंजीपति वर्ग होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? 1962, 1971, 1975 या 1999? भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1962 में। कब? भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। अभी तक भारत में 3 बार आपातकाल लगाए गए हैं, 1962, 1971 और 1975। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। और संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं। यूपी में नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। या उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक सुनियोजित औद्योगिक शहर है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत की गई थी। भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? वरुण अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? ये नौसेना से संबंधित है। ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और इसे 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और समन्वय को मजबूत करता है। संघाई सहयोग संगठन में भारत कब शामिल हुआ? 2015, 2017, 2019 या 2021? तो SCO में भारत शामिल हुआ था 2017 में। जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में SCO का भारत पूर्णकालिक सदस्य बना। भारत के साथ पाकिस्तान को भी इसी सम्मेलन में स्थायी सदस्यता प्रदान की। और SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक
और सुरक्षा संगठन है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। ये आप ध्यान रखेंगे कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें विद्रोहियों का नेता चुना गया था। विद्रोह की विफलता के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम भंडार। ये क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1957 से ही न्यूनतम भंडार प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है। इस प्रणाली के तहत आरबीआई को हमेशा कम से कम 200 करोड़ रुपए तक का रिजर्व रखना होता है। इस 200 करोड़ में कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना और बाकी क्या होता है, वो विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, हडसन की खाड़ी या फारस की खाड़ी? तो सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी को भौगोलिक क्षेत्रफल और तटीय लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी माना जाता है। ये अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के तटों से घिरी हुई है। बंगाल की खाड़ी को अक्सर बे के संदर्भ में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन गल्फ के रूप में अगर देखा जाए तो मैक्सिको ही शीर्ष पर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। बे के संदर्भ में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, लेकिन गल्फ के कंटेक्स्ट में मैक्सिको नंबर 1 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है और सकारात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर इसको समाप्त कर दिया था और इस सामाजिक सुधार में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कानून बंगाल सती नियमन के माध्यम से लागू किया गया था। कौन सा नियम था? नियम 17। आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों का पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? टोक्यो, सिडनी, वॉशिंगटन डीसी या नई दिल्ली? क्वाड देशों का पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। ये देखिए कब हुआ था? 2021 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में की थी। क्वाड में कितने देश शामिल है? क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश हैं। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जो विधि की संवैधानिकता की जांच करने का आधार प्रदान करती है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19? तो यह है हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य होंगी या न्यायपालिका को विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू। ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को उत्तर पूर्व में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया है। यूपी का कौन सा शहर कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है मेरठ। कैंची उद्योग के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। मेरठ को भारत का कैंची शहर या सीजर सिटी कहा जाता है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली कैंचियां बनाई जाती हैं। यहाँ की कैंची घरेलू बाजार के साथ साथ विदेशों में भी प्रचलित हैं। कैंची के अलावा मेरठ खेल के सामान के उत्पाद और क्रांतिनगर के लिए भी विख्यात है। क्रांतिनगर का मतलब कि 1857 की क्रांति जहां से शुरू हुई थी, ये उसके लिए विख्यात है। तो 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। भारत की खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? आईबी खुफिया ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। आईबी की स्थापना मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान 1887 में की गई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी जीवित खुफिया एजेंसियों में से एक है। ये मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और देश के भीतर खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है। भारत का एकमात्र एकीकृत थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ स्थित है? यह आपका अंडमान एंड निकोबार में। यह भारत का पहला और एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान है। यहाँ थल सेना, नौसेना और वायुसेना
एक ही कमांडर इन चीफ के तहत मिलकर काम करते हैं। इसकी स्थापना 2001 में रणनीतिक महत्व वाले द्वीप क्षेत्रों की शुरुआत को द्वीप क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। चेचक के टीके यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी, जो दुनिया का पहला टीका था। जेनर को इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये तथ्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेनर को क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है, और इस खोज के कारण ही चेचक जैसी घातक बीमारी का विश्व स्तर पर उन्मूलन संभव हो सका है। भारत के किस राज्य में सितवे बंदरगाह के संचालन के लिए एक विशेष प्रायोजन इकाई बनाई गई है, जो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का हिस्सा है? बताइए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके। भारत के किस राज्य में सितवे बंदरगाह के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई बनाई गई है, जो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का हिस्सा है? यह है म्यांमार। सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है, जिसे भारत की सहायता से विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर मिजोरम को सीधे समुद्र से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह परियोजना कोलकाता को म्यांमार के रास्ते मिजोरम से जोड़कर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, फेफड़े या वृक्क को? तो पीलिया प्रभावित करता है यकृत या लिवर को। पीलिया की स्थिति में ब्लड में बिलिरुबिन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है, और इससे लीवर के कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। यह अक्सर हेपेटाइटिस वायरस या लीवर के संक्रमण का कारण होता है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। 1869 में इसके खुलने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी काफी कम हो गई थी। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। अंडमान निकोबार में स्थित भारत की संयुक्त कमान की स्थापना कब करी गई थी? 2001 में। ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने पढ़ा था। ये पूछा गया था कि कहाँ पे करी गई थी, तो उसका उत्तर था अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पूछा गया है कब करी गई थी, तो ये 2001 में करी गई थी। ठीक है, ये कारगिल युद्ध के बाद मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर गठित पहली त्रिसेवा कमान थी। इसका उद्देश्य था मलक्का जलडमरू और दक्षिण पूर्व हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें व्यापारी शामिल नहीं है। और कौन कौन है सप्तांग सिद्धांत में? राज्य के 7 अंग किसको बोले गए हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड यानी कि सेना, और मित्र। ठीक है, कौन कौन से हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में? आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था, या ये किसका सिद्धांत है? तो ये कौटिल्य का सिद्धांत है। ठीक, इसमें कितने अंग होते हैं? इसमें राज्य के 7 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से 7 अंग माने जाते हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इसमें व्यापारी को राज्य के 7 मूलभूत अंगों में शामिल नहीं किया गया है। यह सिद्धांत अर्थशास्त्र में वर्णित है, जो राज्य को एक सजीव इकाई के रूप में परिभाषित करता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के संदर्भ में कौन सा बंदरगाह भारत को इस गलियारे से जोड़ता है? मुंद्रा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह? इसका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। IMEC भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप से रेल और समुद्री मार्ग से जोड़ता है। नवी मुंबई स्थित JNPT बंदरगाह इस गलियारे के पूर्वी क्षेत्र पर भारत का प्रमुख नोड है। इसकी घोषणा 2003 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक रणनीतिक व्यापारिक मार्ग के रूप में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद या प्रधानमंत्री? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है संसद। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। शुरुआत में मूल संविधान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। ठीक है, और समय समय पर इसको बढ़ाया जाता है। और वर्तमान में कितने हैं जज? तो ये है
34। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं। यूपी के किस शहर को तीर्थराज कहा गया है? वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा या अयोध्या को? तो तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम के कारण प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ आयोजित किया जाता है। धार्मिक अनुसंधानों या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ पहला यज्ञ संपन्न किया था, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया था? प्रयाग पड़ गया था। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इन क्लासेस को आप जितना ज्यादा देख सकते हैं, जितनी बार सुन सकते हैं उतनी बार सुनिए, इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।